नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। वाराणसी पहुंचे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने अपने बयान में कहा, कृषि कानून बिल के खिलाफ धरने पर बैठे लोगों को बरगला रहा विपक्ष। गंगा और उसकी सहायक नदी वरुणा में तेजी से बढ़ाव जारी होने के बावजूद कुछ युवक अपनी जान को जोखिम में डालकर नदी में लगा रहे छलांग। कालिका गली स्थित मां कालरात्रि की हिम व हरियाली श्रृंगार की सजाई गई मनोहारी झांकी। और स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल के CBSE 10वीं की परीक्षा में उच्चतम अंक लाने वाले विद्यार्थियों को किया गया सम्मानित। और अब खबरें विस्तार से। वाराणसी पहुंचे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने अपने बयान में कहा, कृषि कानून बिल के खिलाफ धरने पर बैठे लोगों को विपक्ष बरगला रहा। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही वाराणसी आए। इस दौरान उन्होंने बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई और दर्शन पूजन किया। इसके बाद सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता की, जहां एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जो लोग कृषि कानून बिल के खिलाफ धरने पर बैठे हैं, उनको विपक्ष बरगला रहा है क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। हमने कई बार उनसे इस विषय पर बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बात नहीं की। वहीं कृषि संबंधित सवालों पर उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने पिछली सरकार से कहीं ज्यादा खरीदारी की है, जिससे किसान फायदे में है। साथ ही कहा कि आगामी चुनाव में एक बार फिर हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। जनता सरकार के साथ है। आज मैं आया था सावन के महीने में बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए। और योगी जी और मोदी जी की सरकार ने भारतीय संस्कृति और इसकी सभ्यता को जो जागृत करने का काम किया है। आज बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर का परिसर उसको देखने से प्रतीत होता है। राज्य के भीतर ऐसे सारे तीर्थस्थलों का विकास किया जा रहा है और मुझे आज यह सौभाग्य मिला है कि मैं बाबा विश्वनाथ का दर्शन सावन के महीने में करूं और उस निर्माण कार्यों को भी देख करके ये लगता है कि ये जो काम 70 साल पहले होना चाहिए था, आज भाजपा का इंतजार था, मोदी जी और योगी जी का इंतजार था, जो उस काम को पूरा कर रहे हैं। ये जो कहेंगे, ये जो आपने जो उपलब्धि बताई है कि 4 साल में सरकार ने इतना कर दिया, ये कर दिया, ये आंदोलन भी चल रहा है। बनारस में कोई आंदोलन है? ये बॉर्डर पर जो आंदोलन चल रहा है, मैं पूछ रहा हूँ, चंदौली के भीतर कोई आंदोलन है? बॉर्डर पर बताइए ना। बॉर्डर पर कुछ लोग यदि बैठ जाएं, जो लोग गलत तथ्यों के आधार पर भ्रांतियां पैदा करके देश को गुमराह करना चाहते हैं, जो संसद के भीतर बहस नहीं करना चाहते, बार बार 11 बार वार्ता भारत सरकार ने ऐसे लोगों से किया, जिनसे बार बार इस बात को पूछा कि जो कमियां हैं हम उसको ठीक करने के लिए तैयार हैं, और वो कमियां बताने के लिए तैयार नहीं हैं, और जिद ये है कि कानून को निरस्त कर दिया जाए। तो बिना तर्कपूर्ण तरीके से बातचीत किए हुए किसी समस्या का समाधान नहीं है। और ये उसकी ये मंशा जाहिर करती है कि किसानों का हित करना ये उनके पीछे छिपा नहीं है, वो सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं और इसके नाते किसानों को गुमराह कर रहे हैं। यदि वो सचमुच में किसानों के हित ऐसी होते, इन तीनों कानूनों पर पिछले सत्र में भी और इस सत्र में भी बहस करके जो कमियां थी उनको सामने रखते, और भारत सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे कृषि मंत्री भारत सरकार नरेंद्र सिंह तोमर जी बराबर इस बात को कहते रहे हैं कि जहां पर भी कमी होगी हम उसको ठीक करेंगे। और उन भ्रांतियों को तोड़ने का काम जो मैंने बताया कि रिकॉर्ड MSP पर खरीदारी पिछले 4 साल में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है, हर साल किया है। 2017-18 में भी किया था, 18-19 में भी किया है, 20-21 में किया, तब हमने रिकॉर्ड बनाए। उन लोगों को जब सत्ता के भीतर मौका था तो मैंने अखिलेश यादव के आंकड़े रखे कि MSP पर कितना खरीदारी। तो यदि वो किसानों के हितैषी होते तो अपने जमाने में वो बेहतर खरीदारी करा करके किसानों को अच्छी कीमत देने में सफल हुए होते। वो निष्फल है, नकारा थे, इसकी वजह से जनता ने उनको रिजेक्ट किया। आज सारे आंदोलन का कोई भी प्रभाव उत्तर प्रदेश के भीतर नहीं है। सर, बलरामपुर में गन्ना के जो है भुगतान के लिए
प्रदर्शन कर रहे हैं, सफाई भी उतर गए, सड़क पर पूर्व मंत्री भी उतर गए। देखिए सपा ने तो भुगतान किया नहीं, अभी आपको बताया कितना बकाया छोड़ करके गए थे। उनकी तो मिल मालिकों के साथ जो है सांठगांठ थी। 280 रुपया उन्होंने नोटिस दिया था गन्ना मूल्य और 240 रुपया किसान को दे रहे थे 3 किस्तों में। 3 किस्तों में 1 कुंटल गन्ना का दाम देने वाला कभी किसान का हितैषी नहीं हो सकता। वही लोग भ्रम पैदा करके कोशिश करते हैं कि किसान को गुमराह करें, किसान गुमराह होने वाला नहीं है। उनके भुगतान का क्या होगा? बीज और डीजल का दाम जो बढ़ा है, किसानों की लागत में काफी बढ़ गया है। खाद का तो पिछले 5 साल में 1 रुपए कीमत नहीं बढ़ी है। बता रहा हूँ ना, 1200 रुपए की DAP थी, 1200 रुपए DAP है। यूरिया के ऊपर अखिलेश यादव की सरकार 5% ACTM टैक्स लगाती थी और जो आज 299 रुपए का 50 बोरे का कट्टा है, उनके जमाने में 336 रुपए बिकता था। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने वह ACTM टैक्स यूरिया पर से समाप्त किया और 236 की यूरिया 299 रुपए 50 पैसे में सुनिश्चित कराई। 45 किलो की यूरिया जो 299 रुपए बिकती थी वह 366 रुपए में दी जा रही है। हमने तो खाद के दाम कम किए हैं। मंत्री जी, खेतों से जो बिजली हाई टेंशन तार गुजरते हैं उसके लिए एक्ट पास है कि बिजली विभाग किसानों को मुआवजा देगा, लेकिन मैक्सिमम किसान जब जाते हैं बिजली विभाग में तो वो कहते हैं ऐसी कोई हमको जानकारी नहीं है और वो भटकते हैं। ऐसी कोई शिकायत मेरे पास नहीं है। यदि इंडिविजुअल कोई शिकायत आएगी तो देखा जाएगा, उसको परीक्षण। गंगा और उसकी सहायक नदी वरुणा में तेजी से बढ़ाव जारी है। इसके बावजूद कुछ युवक अपनी जान को जोखिम में डालकर नखीघाट पुल से नदी में छलांग लगाते दिखे। गंगा और उसकी सहायक नदी वरुणा के बढ़ते हुए जलस्तर को देखते हुए एक और जहां प्रशासन द्वारा हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, तो वहीं जैतपुरा थाना क्षेत्र के नखीघाट पुल के ऊपर से कुछ युवक जान को जोखिम में डालकर छलांग लगा रहे हैं। चिंता की बात तो ये है कि हर साल ऐसे छलांग लगाने वाले नाबालिग लड़कों में से किसी न किसी की बाढ़ के दौरान मौत हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी इनके मन में कोई खौफ नहीं है। कहने को तो पुलिस सहायता बूथ नखीघाट पुल पर बना हुआ है, लेकिन उसमें एक भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं रहते हैं जो इनको रोकने का काम करें। गंगा और उसकी सहायक नदी वरुणा में जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और इसको देखते हुए NDRF को अलर्ट रहने को कहा गया है। ऐसे में इन युवकों को वहां से गुजरने वाले राहगीर भी पुल पर अपने वाहन को रोककर छलांग लगाते देख रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि छलांग लगाने वाले ज्यादातर युवक नाबालिग हैं। कालिका गली स्थित मां कालरात्रि की हिम व हरियाली श्रृंगार की मनोहारी झांकी सजाई गई। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के समीप दशाश्वमेध कालिका गली स्थित माता कालरात्रि का सावन के दूसरे मंगलवार को वार्षिक हिम व हरियाली श्रृंगार और भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान मंदिर परिसर के साथ मां के गर्भगृह को कामिनी की पत्ती, विभिन्न प्रकार के पुष्प, मालाओं, रंग बिरंगे विद्युत झालरों और फलों से सजाया गया। मां को भोर में गंगा जल से स्नान कराकर नूतन वस्त्र धारण कराया गया। विभिन्न प्रकार के सुगंधित पुष्पों से मां का भव्य श्रृंगार किया गया। इसके बाद भोग अर्पित कर मां की आरती की गई। मां की इस भव्य झांकी को देखने के लिए भक्तों की भीड़ लगी रही। इस अवसर पर मंदिर परिसर में मौजूद नील सरस्वती का भी भव्य हिम श्रृंगार किया गया। इस दौरान देर रात्रि तक दर्शन पूजन का क्रम जारी रहा। गुरु जी, आज किस तरह का माँ का दर्शन पूजन चल रहा है? सावन माह हर साल जो है सावन मास के कृष्ण पक्ष में दूसरे मंगलवार को माता कालरात्रि का वार्षिक श्रृंगार होता है। उसी प्रयोजन से आज माता का श्रृंगार हुआ है। किस तरह से श्रृंगार किया जाता है? क्या माँ से इस बार प्रार्थना की गई? शाम को गोधूली बेला में ये श्रृंगार होता है माता का। गोधूली बेला में ये माँ का श्रृंगार होता है और इसमें विविध प्रकार के फूल और पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। माता को विशेष तौर पर लड्डू का भोग लगाया जाता है और रात्रि 8 बजे विशेष आरती होती है। उसके बाद दूसरे दिन सीधे आरती होती है। न भोर में आरती होती है मंगला, न रात को शयन आरती होती है। उस दिन माँ का वार्षिक उत्सव हम लोग मनाते हैं। गुरु जी, आज माँ का किस तरह का ये दर्शन पूजन चल रहा है? ऐसे तो प्रत्येक वर्ष इसी तरह किया जाता है, लेकिन इस वर्ष विशेष किया गया है कि सभी भक्तों का कष्ट दूर हो। ये जो कोरोना रूपी महामारी आया है, भगवती उसका जो है शमन करें। इस उद्देश्य से जो है महंत जी की तरफ से, पूरे भक्तों की तरफ से बसंत पूजा भी किया गया है। भगवती का विशेष आराधना किया जा रहा है कि ये जो महामारी आया है जल्दी से जल्दी भगवती
को दूर करें जो है। तो क्या क्या भक्तों में आज प्रसाद भी वितरण होता है क्या? हाँ, प्रसाद वितरण होता है, भगवती का श्रृंगार किया गया है और सभी भक्तों को प्रसाद दिया जा रहा है। माँ का कुछ विशेष पूजा भी रात्रि में महंत जी की तरफ से किया जाएगा। जो भक्त पीड़ित होंगे उनको जो है कुछ विशेष प्रसाद दिया जाएगा। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की सीबीएसई 10वीं की परीक्षा में उच्चतम अंक लाने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। परिवर्तनशील प्रकृति का अनुसरण करते हुए स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने एक मुकाम और हासिल किया। मौका था केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद के 10वीं कक्षा के परीक्षा फल का, जिसमें विद्यालय के छात्रों ने 100% परीक्षा परिणाम देकर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करते हुए विद्यालय व परिवार का नाम रोशन किया। गढ़वा घाट शाखा में प्रद्युमन सिंह ने 96.8%, स्वप्निल त्रिपाठी ने 96.6%, प्रीति 95.6 अंक प्राप्त करके क्रमशः प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान तथा बनपुरवा शाखा में अमन पटेल, पीयूष यादव, सुयश सहस्त्रांशु ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त किया। इस अवसर पर दोनों शाखाओं के विद्यार्थियों को मिष्ठान खिलाकर व उनका माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने कहा कि नवांकुर ही देश के कर्णधार हैं। इस मौके पर विद्यालय के प्रधानाचार्य चंद्रशेखर सिंह, डॉक्टर ए.के. चौबे, रचना अग्रवाल, विनोद कुमार इत्यादि शिक्षक गणों ने उपस्थित होकर सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी तथा अपने अथक परिश्रम से भावी सफलता का मार्ग प्रशस्त करने की प्रेरणा दी। 10वीं का परीक्षा फल यानी विद्यार्थी की पहली बोर्ड परीक्षा, पहली बार बोर्ड परीक्षा में शामिल होना और इसका परिणाम प्राप्त करना किसी भी विद्यार्थी के लिए बहुत पहले से ही कौतूहल का विषय रहता है। आज इस विषम परिस्थिति वाले शैक्षणिक सत्र का भी 10वीं का परिणाम आया है। बच्चे खुश हैं। यह परीक्षा परिणाम छात्रों के अधिकाधिक संख्या को उनके स्वर्णिम भविष्य की ओर प्रेरित करता है। मैं सभी विद्यार्थियों को उनकी सफलता के लिए स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल परिवार की तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं तथा उनके अग्रिम भविष्य की स्पर्धात्मक विजय की शुभकामना देता हूं। मेगा वैक्सीनेशन अभियान के तहत उत्साह के साथ लोगों ने वैक्सीन लगवाई। वहीं टीकाकरण सेंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता दिखा। बुधवार को मेगा वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया, जिसको लेकर श्योपुर शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर वैक्सीनेशन कराने वालों की लंबी कतारें देखने को मिली। वहीं यदि बात की जाए कोविड नियमों के पालन की, तो यहां पर लोगों ने मास्क तो जरूर लगा रखा था, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का किसी ने भी पालन नहीं किया। प्रशासन द्वारा भी इस ओर ध्यान नहीं दिया गया और लोग सोशल डिस्टेंसिंग को ताक पर रखते हुए अपनी बारी के इंतजार में खड़े रहे। आज हम वैक्सीनेशन लगवाने आए हैं और काफ़ी दिनों बाद स्लॉट बुक हुआ है, तो फिर आज मौका मिला है तो आ जाएं। आपने स्लॉट बुक किया है? जी। कब से यहाँ पे लाइन लगी है? अभी कुछ ही देर पहले हम आए हैं। वैसे लाइन तो काफ़ी लंबी लग रही है। जिस तरह से सरकार लगातार कोविड नियमों के पालन कराने की बात कर रही है, यहाँ पर आपको क्या दिखा है? ऐसा देख करके तो ये लग नहीं रहा है कि यहाँ पे जितनी गाइडलाइंस है उसका पूरे अच्छे तरीके से ऑनेस्टली फॉलो हो रहा है। और जैसे ये देख सकते हैं यहाँ काफ़ी भीड़ है जो कि नहीं होनी चाहिए और कई लोग मास्क भी सही तरीके से नहीं लगाएं। तो इस बात पर सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए ताकि इस तरीके की चीज़ें वापस ना हो, कोविड वापस ना आ जाए। सरकार तो लगातार ये चीज़ कर रही है, लेकिन क्या लोगों को इसमें जागरूक होने की जरूरत है? क्योंकि अभी कोविड की तीसरी लहर आना बाकी है। लोग लापरवाह जिस तरह से कहा जाए कि नजर आ रहा है, खुद को भी जागरूक होना जरूरी है। जी, यहाँ लोगों सरकार तो अपनी तरफ से सारा प्रयत्न कर ही रही है, साथ ही में अगर लोग भी अपनी तरफ से थोड़ा जागरूकता दिखाएं और सारी चीज़ों के बारे में जानकारी रखें तो फिर शायद तीसरी लहर से हम लड़ने के लिए तैयार हैं। ज्ञानवापी मामले में वादमित्र ने पीएम और सीएम को पत्र लिखकर जमीन के मालिकाना हक और इसकी रजिस्ट्री पर सवाल उठाए। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के लिए मंदिर न्यास प्रशासन और अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के बीच जमीन की अदला बदली की कार्रवाई को स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर नाथ पक्ष के वादमित्र व पूर्व जिला शासकीय अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी ने विधि विरुद्ध करार दिया है। इस संबंध में उन्होंने प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री व प्रमुख सचिव धर्मार्थ कार्य समेत स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों को पत्र भेजा है। विजय शंकर रस्तोगी ने पुलिस कंट्रोल रूम स्थापित जमीन
के मालिकाना हक और इसकी रजिस्ट्री पर सवाल उठाते हुए कहा है कि इस परिसर के मालिक भगवान स्वयंभू विशेषणनाथ स्वयं हैं। देखिए, ज्ञानवापी परिसर स्वयंभू विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर की संपत्ति है। इसके संबंध में मामला विवादित है और कोर्ट में 1991 से केस लंबित है। जो पूर्व में निर्णय हो चुके हैं इस परिसर के संबंध में, मुकदमा नंबर 62 सन 1936 दीन मोहम्मद एंड अदर्स वर्सेस सेक्रेटरी फॉर इंडिया इन काउंसिल, ये अंग्रेज़ गवर्नमेंट ने लड़ा था और इसमें एक साक्ष्य प्रस्तुत किया गया था खसरा 1291 का। 1291 फसली के संबंध में दी गई कि इसमें फोर्जरी की गई है। मकबूजा अहले इस्लाम दूसरी कलम से लिख दी गई थी और कोर्ट ने यह पाया कि ये फोर्ज की गई है, फोर्जरी की गई है इसमें, और इसके बाबत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कोई आदेश सपोर्टिंग नहीं है, इसलिए यह फोर्ज डॉक्यूमेंट है, यह प्रिजम्पटिव एविडेंस ऑफ टाइटल नहीं मान्य होगा। और उस निर्णय के विरुद्ध 1942 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में वह केस गया था और माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी यही माना कि ये फोर्स डॉक्यूमेंट है और प्रिजम्पटिव एविडेंस ऑफ टाइटल इससे नहीं मान्य होगा। लेकिन पता नहीं कौन सी परिस्थिति ऐसी आ गई जिसके कारण कि जो वो सिक्योरिटी के लिए कंट्रोल रूम के लिए ज़मीन 1993 में हिंदू पक्ष के द्वारा दिया गया था शासन को अपनी सहमति से कि आप इसको हम दे देते हैं, आप सबकी सुरक्षा होगी इसको बनाने से, और आप सुरक्षा के लिए यहाँ पुलिस कंट्रोल रूम बना लीजिए। हमने लिखित नहीं दिया, उनको मौखिक अनुमति दिया, लेकिन और वो कंट्रोल रूम बन गया, हमारी अनुमति से वो वहाँ स्थित थी। लेकिन गवर्नमेंट ने हिंदुओं के विरुद्ध आचरण करते हुए जो भी ऑफिसर यहाँ हैं वो हिंदुओं के विरुद्ध आचरण करते हुए इन्होंने यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और अंजुमन इंतजामिया मसाजिद से मिल करके और इसे वक्फ संपत्ति मानते हुए वह जमीन 1700 स्क्वायर फीट की जो पुलिस कंट्रोल रूम का था उसको स्वयं लेकर के मंदिर ट्रस्ट अपने पक्ष में लेकर के और उसके बदले करोड़ों की ज़मीन खरीद करके फिर यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के मैनेजमेंट कमेटी ये अंजुमन इंतजामिया मसाजिद को प्रॉपर्टी दे दिया है। जबकि एक बात सुन लीजिए, जबकि 95 में धारा 50 में और धारा 104A अमेंड हो करके 2013 में यह प्रावधान बना दिया गया है कि वक्फ की कोई भी जमीन एक्सचेंज, सेल, गिफ्ट, मार्गेज नहीं की जा सकती, और अगर यह किया जाता है तो वह वाइड एविनिशियो होगा, माने शून्य होगा। तो ये दोनों ट्रांजैक्शन शून्य हो गए हैं और कोई भी एक्सचेंज मान्य नहीं है। मैंने इन अधिकारियों को, स्थानीय अधिकारियों को तो यह तथ्य मौखिक रूप से बताया ही। मैंने माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और यहाँ के डीएम कमिश्नर महोदय को इसलिए दिया है कि वो कार्यपालक समिति जो मंदिर की होती है उसके वो अध्यक्ष हैं, और डीएम साहब को इस कैपेसिटी में दिया है कि वो कार्यपालक समिति विश्वनाथ मंदिर के समिति के सदस्य हैं।
और मैंने प्रमुख सचिव धर्मार्थ कार्य विभाग को भी प्रेषित किया है और अन्य संबंधित सभी लोगों को रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज करके इस घटना की सूचना दिया है और यह निवेदन किया है कि इसमें जो भी अधिकारी लिप्त पाए जाएं और ये जितने रेवेन्यू का लॉस हुआ है, करोड़ों रुपए का घपला हुआ है, इसके संबंध में उसकी लायबिलिटी क्रिएट करके उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई किया जाए और उनके वेतन से ये सब वसूल किए जाए। ये देखिए, ये चूँकि कानून के अनुसार ही वाइड एविनिशियो है, कानून में उसे चैलेंज किया जाता है जो डॉक्यूमेंट वाइडेबल होता है। जो डॉक्यूमेंट वाइड है उसको न्यायालय से सिद्ध कराने की और न्यायालय से शून्य घोषित कराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि इसके विरुद्ध कोई आचरण किया जाएगा स्थानीय अधिकारियों को इस सूचनाएं देने के बावजूद भी, तो मैं इसको माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में PIL फाइल करूंगा। कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने अस्सी नदी के आसपास रहने वालों के हो रहे उत्पीड़न के संदर्भ में मंडलायुक्त से मुलाकात की। अस्सी नदी के उद्गम स्थल से अंतिम छोर तक वास्तविक सीमांकन कराने के संदर्भ व अनियमित रूप से प्रशासन द्वारा भवनों को तोड़े जाने के विरोध में महानगर कांग्रेस कमेटी वाराणसी के एक प्रतिनिधि मंडल ने पीड़ित परिवार सहित मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने कहा कि अस्सी नदी का वास्तविक सीमांकन होना चाहिए। बेवजह वर्षों से रह रहे परिवार को प्रताड़ित करना गलत है। पिछले 5 दशकों से रजिस्टर्ड रूप से रह रहे परिवार जो लगातार भूमि कर, जल कर, बिजली कर देकर व अपने जमीन की रजिस्ट्री करवा कर रह रहे हैं, जिनके जमीनों को VDA ने प्रमाणित किया है, लेकिन ये सरकार परियोजना के नाम पर लाखों परिवार को बेघर करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी इस प्रकरण की निंदा करती है और हमारी मांग है कि वास्तविक सीमांकन हो, बेवजह तोड़फोड़ न किया जाए। तत्काल प्रभाव से तोड़फोड़ का क्रम रोका जाए, अन्यथा कांग्रेस जन पीड़ित परिवार के साथ जन आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। प्रतिनिधि मंडल में ओम प्रकाश ओझा, मनीष मुरोलिया, अशोक सिंह, अखिलेंद्र त्रिपाठी, अनुराग तिवारी आदि लोग शामिल रहे। और इंदिरा नगर के हमारे सम्मानित वहाँ के वासी लोग, हम सब लोग प्रशासन ने एक बुनियादी एक निर्णय लिया है कि जो 150 साल पहले जो नदी विलुप्त हो चुकी है काशी में, अब वो नाले के रूप में वहाँ बह रही है, उसके आसपास रह रहे लोगों को प्रताड़ित करने का कार्य हो रहा है। लोगों के बीच में भय का वातावरण है। उस समस्या से अवगत कराने के लिए कमिश्नर महोदय के पास हम लोग आए थे कि कंदवा से लेकर 80 तक लगभग 12,000 के ऊपर परिवार रहता है। लाखों लोग उस पर जद में आएंगे। ये लोग आज जो वहाँ पे लोग 50 साल के ऊपर से सैकड़ों साल से लोग रह रहे हैं। सरकार और लोगों ने बाकायदे सरकारी राजस्व दे करके, स्टाम्प ड्यूटी दे करके रजिस्ट्री कराई है, नगर निगम में तहसील में दाखिल खारिज कराई है, उसका टैक्स दे रहे हैं, सीवर टैक्स, पानी टैक्स, बिजली का बिल, और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। ये प्रमाणित है कि वो लोग वहाँ के नागरिक हैं और अपना सुदृढ़ से, और सारे लोग सरकारी सेवा, लगभग ज़्यादातर लोग सरकारी सेवा के लोग हैं। आगे सामने 80 के आसपास गरीब तबके के लोग हैं। इन लोग आज अचानक अगर इस तरह से कार्रवाई कर दी गई, इनके मकान गिरा दिए गए, तो ये लोग कहाँ जाएंगे? उस मानवतावादी स्वरूप को लेकर के हम सब लोग कमिश्नर महोदय को मिले हैं। कमिश्नर महोदय ने आश्वासन दिया है कि हम न्यायोचित उचित कार्रवाई करेंगे और इन लोग को घबराने और डरने की जरूरत नहीं है। इन लोग के साथ कार्रवाई उचित होगी। राघवेंद्र जी, 80 नदी एकदम विलुप्त हो रही है। काफ़ी वर्षों से आप लोग भी देख रहे हैं, संघर्ष भी कर रहे हैं, और कंदवा से ही उद्गम है। ऐसे में नदी संरक्षण कितना जरूरी है? नदी संरक्षण जरूरी वो अलग विषय है, लेकिन मानव संरक्षण भी जरूरी है ना। जो चीज़ें 200-250 साल पहले विलुप्त हो गई, वो उन चीज़ों को या तो हम खुद आज वो 80 नदी, हमें नहीं लगता कि कहीं उसमें 1 लीटर का पानी भी 80 नदी का होगा। 80 नदी कहाँ से निकली, कहाँ नदी, एक दावा है कंदवा से निकलती। जो पुराने नक्शे हैं उसका अलग उसमें अलग तरह से रूट दिखाई पड़ रहा है, जो पुराने नाला दिखाया गया, और जो नए हैं उसमें अलग दावा, और जो कार्रवाई हो रही है उस पर अलग तरीके से कार्रवाई हुई है। हम लोग मानवीय संवेदनाओं से जुड़े लोग हैं। मानवीय संवेदनाओं का हनन न हो। किसी के जो लोग लगातार
सरकारी स्वरूप से सरकारी टैक्सेशन करके भारत के और काशी के नागरिक होने का दायित्व निभा रहे हैं। इन लोगों के साथ कहीं से कोई चीज़ जाती न हो, कोई काम गलत न हो, उसके खिलाफ हम लोग इन लोग के साथ हैं। क्या कहा कमिश्नर साहब ने? आश्वासन मिला है कि न्यायोचित कार्रवाई होगी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के चेयरमैन रिटायर्ड IAS वीरेश कुमार पत्रकारों से रूबरू हुए। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के चेयरमैन रिटायर्ड IAS वीरेश कुमार ने सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान आगामी दिनों में आयोजित होने वाली TGT परीक्षा तैयारियों के संदर्भ में विस्तार से जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की नकल या फिर फर्जीवाड़े में पकड़े गए लोगों के खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। CCTV कैमरा सभी जगह लगे हुए हैं और चालू हालत में पाए गए, तो इस प्रकार मैंने देखा कि व्यवस्था ये अच्छी है। ये जो परीक्षा है हमारी आगामी परीक्षा 7 और 8 अगस्त वाली, यह 12,603 पदों के लिए इसमें अभ्यर्थी जो बैठ रहे हैं वो 7,10,854 बैठ रहे हैं और पूरे प्रदेश में 1716 केंद्रों पर परीक्षा हम आयोजित करने जा रहे हैं। ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण परीक्षा हमारे लिए है क्योंकि बहुत अधिक संख्या में अभ्यर्थी बैठ रहे हैं। अभी तक हम लोग सिर्फ चुनिंदा मंडलीय मुख्यालयों पर जो सेंटर स्थापित किया करते थे, बट इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अनुपालन में और अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए उन्होंने ये निर्देश दिया है और उस हिसाब से हमने प्रदेश की सभी जनपदों में सेंटर्स बनाए हैं, जनपद मुख्यालय पर बनाए हैं हमने। इस प्रकार 1716 सेंटर्स हमारे बनाए गए। तो ये पूरे प्रदेश में फैला हुआ है और 7-8 अगस्त को है। हम कटिबद्ध हैं कि ये परीक्षा जो है निष्पक्ष नकल विहीन होनी चाहिए और किसी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सब पूरी मुकम्मल व्यवस्था की गई है और जो गलत करने वाले लोग हैं उनको ऐसी सज़ा मिलेगी जो ये याद करेंगे और ज़िंदगी भर के लिए दीवार हो जाएंगे सभी परीक्षाओं से। ये हमारा मत है क्योंकि मैं मानता हूँ कि इस प्रकार की गलत गतिविधियाँ करके लोग मेरिट की हत्या करते हैं, योग्यता की हत्या करते हैं, जो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। न केवल उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी वरन अन्य संस्थाओं से और मैं अपनी संस्थाओं से लाइफ लॉन्ग उनको दीवार कर दूंगा। तो इस प्रकार से वो इस बात को समझ लें कि ये जिस तरह की किसी के बदले अगर कोई एग्ज़ाम में बैठने का प्रयत्न करेंगे या नकल करने की कोशिश करेंगे तो ये वो कामयाब नहीं होंगे और उनको बहुत अच्छी तरह से दंडित किया जाएगा। तो ये हमारा दृढ़ संकल्प है। करखियाव गांव में धर्म परिवर्तन का मामला प्रकाश में आया। करखियाव गांव में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। यहाँ हिंदू जागरण मंच ने दंपति सहित 3 लोगों को पकड़कर फूलपुर थाने की पुलिस को सौंपा है। तीनों पर आरोप है कि वे गांव के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को हिंदू धर्म छोड़ने और ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे थे। इसके लिए वे लोगों को उनके बच्चों की अच्छे से परवरिश, पढ़ाई और खाने का इंतजाम करने जैसे प्रलोभन दे रहे थे। मंच के प्रदेश मंत्री की तहरीर के आधार पर फूलपुर थाने की पुलिस प्रकरण की जांच कर रही है। करखियाव गांव के ग्रामीणों से पता लगा कि एक महिला समेत 3 लोग गांव के कुछ लोगों को प्रलोभन देकर उन्हें ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इस पर मंच के कार्यकर्ता करखियाव गांव पहुंचे। तीनों से पूछताछ शुरू की गई तो उनके पास से ईसाई धर्म से जुड़ा साहित्य बरामद हुआ। ग्रामीणों ने बताया कि तीनों अक्सर क्षेत्र के गांव में घूमते रहते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर और कम पढ़े लिखे लोगों को प्रलोभन देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं।
तो ये बताइए, जो यहाँ पे यह इतनी भीड़ इकट्ठा हुई है, यह क्यों हुई है, क्या कारण है? देखिए, इसमें कुछ मामला है, जहाँ तक अभी तक समझ में आया है कि धर्म परिवर्तन का। हमने बात भी करी उन लोगों से, हमने बात किया तो बाहर प्रदेश से है सर, यहाँ आकर के इस धर्म का प्रचार प्रसार भी करते हैं लोगों को, जैसे लोगों को, ऐसे लोगों को जो गरीब हों, जिनके 2-4 घर लगातार मृत्यु हो जाए, ऐसे लोगों को बहला फुसला करके अपने जो है कि संगठन में शामिल करने का काम ये करते हैं। इनकी बातों से ऐसा लग रहा है प्रशासन भी आ गई है, गांव के लोग इकट्ठा हैं, पूर्व प्रधान भी उपस्थित हैं, हमारे बीच गांव के काफी नागरिक उपस्थित हैं, उनसे सारी जानकारी ली जा रही है। जैसी जानकारी मिलेगी प्रशासन के द्वारा जो भी उचित कार्रवाई होगा उनके साथ कराया जाएगा और किया जाएगा। तो मतलब यह जहाँ पे यह लोग स्टे किए हुए हैं, इन घर का इन लोगों से कुछ लेना देना नहीं है? नहीं, घर से लेने देने का मतलब है, घर वाले तो उनको बुलाए ही हैं। अच्छा, यहीं घर वाले बुलाए हैं? घर वाले ही उनको बुलाए हैं, घर वाले के बुलावे से ही वो आए हुए हैं यहाँ पे। तो लेकिन वे, इनसे पता लग रहा है कि उनको कहना है कि हमारी जो परिस्थिति है उसको ठीक करने के लिए हम इसमें जुड़ जाएंगे तो हमारी स्थिति ठीक हो जाएगी। हमारे घर काफी मृत्यु हुई है, इसको लेकर के ये जो उसमें जुड़ना चाहते थे, बात ये है, ये स्वीकार कर भी रहे हैं। नहीं तो ये बताइए कि क्या हम अपना धर्म स्थानांतरित कर देंगे तो हमारी स्थिति सुधर जाएगी? यह सत्य है? ये तो एक गंदी सोच है, ये तो गलत सोच है। हमारे धर्म में ऐसा कुछ नहीं है कि हम धर्म परिवर्तन कर ले तो हम बड़े हो जाएंगे। ऐसे होते तो क्यों आके घूम रहे हैं सब? ये भी तो बहुत बड़े हो गए होते। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये किसी न किसी माध्यम से लोगों को बरगलाते हैं, वहाँ से लोगों को तैयार करते हैं और धर्म परिवर्तन का कर। गृहकर में हुई वृद्धि के विरोध में सुबह बनारस क्लब द्वारा भारतीय हिंदू पार्क में प्रदर्शन किया गया। नगर निगम प्रशासन द्वारा मनमाने ढंग से गृहकर में वृद्धि और बढ़े हुए गृहकर का डिफरेंस 2014 से जोड़ कर लेने से आम जनता के आक्रोश एवं मांग को देखते हुए सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल एवं समाजसेवी विजय कपूर के नेतृत्व में नगर निगम प्रशासन से बढ़े हुए गृहकर की राशि को 2014 से न लेकर 2019 से लेने की मांग को लेकर मैदागन स्थित भारतीय हिंदू पार्क में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर संस्था के सदस्यों ने कहा कि सत्र 2019 में नगर निगम प्रशासन द्वारा सर्वे कराकर गृहकर में भारी वृद्धि करने के साथ ही वृद्धि किए गए राशि को 2014 से लिया जा रहा है, जो कि कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। गृहकर में वृद्धि की आड़ में जनता का दोहन और शोषण हो रहा है, इससे जनता में आक्रोश है। लगातार गृहकर जमा करने के बाद भी 2014 से बढ़े हुए दर पर गृहकर जमा करने का फरमान आ जाने से गृह मालिक व व्यावसायिक प्रतिष्ठान के अधिष्ठाता परेशान व हैरान हैं। शासनादेश के बाद पूर्व नगर आयुक्त ने फरमान जारी करके गृहकर के इस अव्यवहारिक आदेश को लागू किया था, जिसका वाराणसी के मिनी सदन के कार्यकारिणी के समस्त सत्ताधारी व विपक्ष के पार्षद सहित मेयर ने भी बढ़ाए हुए गृहकर में संशोधन करते हुए इसको 2014 से न लेकर 2019 से लेने का सुझाव दिया था। उन्होंने कहा कि कॉमर्शियल भवन के साथ आवासीय भवन स्वामी से भी 2014 से न लेकर 2019 से गृहकर लिया जाए। धरना प्रदर्शन में राजन सोनी, अनिल केशरी, पंकज पाठक, राजेश श्रीवास्तव सहित कई लोग शामिल रहे। नगर निगम प्रशासन द्वारा 2019 में सर्वे कराकर जो है आवासीय और कमर्शियल गृहकर में वृद्धि किया गया है, जो कि जिसका कि डिफरेंस जो है 2014 से लिया जा रहा है। तो हमारा यह नगर निगम प्रशासन से मांग है कि 2014 से बढ़ा हुआ जो है टैक्स ना लेकर 2019 से लिया जाए, जिससे कि आम जनता को राहत मिले। या तो कि जितना जो है गृहकर बढ़ता है उतना ही जलकर भी बढ़ता है, तो जनता के ऊपर यह दोहरी मार है। इसको जो है आम जनता को जो है गृहकर 2019 से लेकर राहत प्रदान करें। तो मांगे नहीं मानी गई, आगे किस तरह मांगे नहीं मानी गई तो हमारा यह प्रयास होगा कि हम नगर आयुक्त महोदय के पास जाएंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि जनता के हित को देखते हुए यह माने। LIC मजदूर संघ वाराणसी डिवीजन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन निजीकरण के खिलाफ आयोजित राष्ट्रव्यापी हड़ताल के समर्थन में प्रदर्शन किया। LIC मजदूर संघ वाराणसी डिवीजन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन द्वारा जनरल इंश्योरेंस के राष्ट्रव्यापी हड़ताल के समर्थन में गेट मीटिंग, सभा व प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर नारायण चटर्जी ने कहा कि आज IPO के माध्यम से LIC को प्राइवेट करने के द्वार खोले जा रहे हैं, जिससे कल को पूंजीपति इसके मालिक बनेंगे। उन्होंने कहा कि LIC का असली मालिक 40 करोड़ पॉलिसी होल्डर हैं और 40 करोड़ नागरिक का हित हम बर्बाद नहीं होने देंगे।
इस दौरान मुख्य रूप से विनोद कुमार श्रीवास्तव, राकेश गुजराती, डीसी सिंह, आरती श्रीवास्तव, सुमंत कुमार सहित कई लोग उपस्थित रहे। किस तरह का यह धरना चल रहा है और क्या होगा? आज जीआईसी में जनरल इंश्योरेंस में राष्ट्रव्यापी हड़ताल हो रहा है निजीकरण के खिलाफ। हम उनके समर्थन में आज ये गेट मीटिंग प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी गेट मीटिंग LIC के अंदर जो राष्ट्रव्यापी हो रहा है, साथ ही हम निजीकरण, FDI और IPO का भी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि मेरा मानना है अगर LIC में IPO आता है तो IPO एक तरह से निजीकरण का द्वार है। LIC आज तक सरकारी संस्था है, 40 करोड़ पॉलिसी होल्डर है और 32 लाख करोड़ हमारी प्रॉपर्टी है, और ये तमाम जमीन जायदाद नागरिक, देश के नागरिक की संपत्ति है। कोरोना काल में एकमात्र LIC ने जो क्लेम पेमेंट किया, दूसरा कोई प्राइवेट सेक्टर ने क्लेम पेमेंट नहीं किया। हमारी मांग है कि जो वर्तमान स्वरूप बना रहे, इसका निजीकरण न किया जाए, किसी अदानी अंबानी को मालिक न बनाया जाए। हम इसके लिए जान भी देंगे, लड़ेंगे, अंतिम दम तक लड़ेंगे, हड़ताल करेंगे, सड़क पर भी जाएंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन महानगर की बैठक आहूत हुई। राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन महानगर द्वारा दारानगर स्थित एक होटल में आवश्यक बैठक आहूत की गई, जिसमें अत्याचार, शोषण, जुल्म, देश की सुरक्षा को लेकर चर्चा हुई, जिसमें जनता को इस बाबत न्याय दिलाने का निर्णय लिया गया। देश के लिए सुरक्षा में लगे जवानों के हित की लड़ाई लड़ने का भी संकल्प लिया गया। इस अवसर पर नए पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। इस मौके पर प्रमुख रूप से सत्यनारायण सेठ, अन्ना मोरे, कैलाश, विमल चंद सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। मानवाधिकार का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। राजकुमार जी, आज किस तरह का कार्यक्रम में आप लोग कर रहे हैं? आज राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन भारत की जो वाराणसी महानगर कमेटी है, उसका कुछ पदाधिकारियों का गठन हो रहा है, और साथ ही साथ हम लोग ये चाहते हैं कि वाराणसी नगर में यदि किसी भी भाई के साथ अन्याय शोषण हो रहा है तो हमारे मानवाधिकार के कार्यकर्ता उनके साथ मिलकर उनको न्याय दिलाने का काम करें। क्योंकि हम यहाँ से 2019 का लोकसभा चुनाव भी लड़े थे, और जो हमारे बॉर्डर पे जवान शहीद हो रहे हैं उनको बचाने के लिए 2014 से जो हमने अभियान छेड़ा हुआ है कि बॉर्डर पे एक दीवार बनाई जाए, जिससे हमारे देश में घुसपैठ, नकली नोट, ड्रग्स, जो डायरेक्ट गोलीबारी हो रही है हमारे जवानों को लगती है और वो शहीद हो रहे हैं, वो बचें। और यह मामला माननीय प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में भी है और गृह मंत्री जी के भी कार्यालय में है, वहाँ से हमारे पास लेटर भी आया है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार 7 सालों से उस पर विचार नहीं कर रही है। अस्सी घाट पर इंडियन रोटी बैंक द्वारा जरूरतमंदों में राशन किट वितरित की गई। इंडियन रोटी बैंक के संस्थापक विक्रम पांडे के द्वारा संचालित राष्ट्रीय स्तर पर 16 राज्यों में एक साथ आर्थिक रूप से कमजोर जरूरतमंद लोगों को एक पहर का निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाता है, जिसके तहत अस्सी घाट पर आर्थिक रूप से कमजोर जरूरतमंद परिवार में राशन किट का वितरण किया गया। जिला कोऑर्डिनेटर मोहम्मद आदिल के अनुसार इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से संस्थापक विक्रम पांडे, संरक्षक अशोक कुमार शुक्ला, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर विजयकांत मिश्रा सहित अन्य सदस्य और पदाधिकारीगण मौजूद रहे। मैं पुलिस विभाग से डिप्टी एसपी के रैंक से रिटायर्ड हुआ हूं, आज से 6 साल पहले। जनपद हरदोई में जब मेरी पोस्टिंग थी, उस दौरान इस इंडियन रोटी बैंक के संस्थापक जो हैं विक्रम पांडे की वजह से मैं इस पर जुड़ा था, और आज 6 साल से मैं इस पर सहयोग कर रहा हूं। वर्तमान समय में इस इंडियन रोटी बैंक का नेशनल कोऑर्डिनेटर हूं। किस तरह का कार्यक्रम आज कर रहे हैं? आज का कार्यक्रम तो केवल ऐसे स्लम्स एरिया और नीडी पर्सन्स को ये राशन किट हम लोग मुहैया करा रहे हैं, जिसमें 2 किलो आटा, 2 किलो चावल, चने की दाल, रिफाइंड ऑयल, नमक, घी और साबुन, माचिस, मोमबत्ती आदि की व्यवस्था है इसमें। कितने लोग के यहाँ पर बांटे गए हैं? आज जो हमारा टारगेट है करीब 65 पैकेट हम लोग लाए हैं, और एक पैकेट में करीब 11 किलो समथिंग के आसपास उसका वेट है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। वाराणसी पहुंचे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने अपने बयान में कहा, कृषि कानून बिल के खिलाफ धरने पर बैठे लोगों को बरगला रहा विपक्ष।
गंगा और उसकी सहायक नदी वरुणा में तेजी से बढ़ाव जारी होने के बावजूद कुछ युवक अपनी जान को जोखिम में डालकर नदी में लगा रहे छलांग। कालिका गली स्थित मां कालरात्रि की हिम व हरियाली श्रृंगार की सजाई गई मनोहारी झांकी। और स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल के सीबीएसई 10वीं की परीक्षा में उच्चतम अंक लाने वाले विद्यार्थियों को किया गया सम्मानित। ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।